नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे न्यू यूट्यूब चैनल धारित्री करंट अफेयर्स के नए वीडियो में, जो पूरे सप्ताह की समसामयिक घटनाओं का विश्लेषणात्मक संग्रह है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो 24 से 29 मार्च की घटनाओं को समेटे हुए है। तो आज के वीडियो का जो पहला सेगमेंट है वो है राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम, और उसका जो पहला न्यूज़ है वो है कि सुप्रीम कोर्ट ने विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य से, ध्यान रखिएगा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के लिए पूर्व न्यायाधीश जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया है। ये नाम हम लोग ध्यान में रखेंगे, और वो है जस्टिस एस रविंद्र भट्ट। और इस कार्यबल को, इस समिति को गठन करने का जरूरत क्यों पड़ा, तो उससे संबंधित जो एक एनसीआरबी की रिपोर्ट है उससे आप समझ जाएंगे कि ये कार्यबल गठन करने का जरूरत क्यों पड़ा है। तो सिर्फ 2022, यानी कि ये एक पार्टिकुलर ईयर 2022 में भारत में दर्ज जितने भी आत्महत्या के मामले हैं उनमें कुल मामलों में सिर्फ 7.6% मामले जो थे वो विद्यार्थियों की आत्महत्या से संबंधित थे। और जहाँ तक दशक की बात करें तो 2012 से 22, यानी कि 10 वर्षों में विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या करने के कुल मामले 6654 से बढ़कर 13,044 हो गए हैं। और जहाँ तक राज्यवार बात करें तो राज्यवार में महाराष्ट्र जो है सबसे अधिक विद्यार्थियों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में पहले स्थान पर है। इसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु का स्थान है। शायद यही कारण है कि इस तरह की समिति को गठन करने का ज़रूरत पड़ा है, ताकि उन कारणों का, उन वजहों का पता लगाया जा सके और उनसे कैसे निजात पाया जा सके, इसके लिए ये कमेटी गठित की गई है। अब जबकि यहाँ एनसीआरबी का जिक्र आया है तो हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे कि एनसीआरबी है क्या। तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, जो कि 1986 के अंतर्गत 1986 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत गठित हुई थी, और उसका काम जो है भारत में अपराध से संबंधित डेटा को एकत्र करना, उनका विश्लेषण करना और प्रसारित करना। और ये गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। अगले न्यूज़ की तरफ हम लोग चलते हैं, जो कि है नाग मिसाइल प्रणाली। इसे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है, और यह है क्या, तो ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। तीसरी पीढ़ी का एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। और ये किस तकनीक पर आधारित है, इसे दागो और भूल जाओ। बोले तो एक बार आपने इसे प्रक्षेपित कर दिया तो अब इसे गाइड करने का ज़रूरत नहीं है। ये पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ टारगेट को स्वयं ही हिट करेगा। तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ है प्रचंड प्रहार अभ्यास। तो ये तीनों सेनाओं, यानी थल सेना, नौसेना और वायुसेना, तीनों सेनाओं का ये एकीकृत बहुक्षेत्रीय अभ्यास है, जो कि 2025 में कहाँ आयोजित किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। तो ये नाम हम लोग याद रखेंगे। और बहुक्षेत्रीय बोले तो ये प्रत्येक वर्ष अलग अलग जगहों पर आयोजित किया जा सकता है, और एकीकृत बोले तो ये भारत के तीनों सेनाओं का एकीकृत आयोजन है ये। अगला न्यूज़ है भारतीय थल सेना ने फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये एक ड्रोन है जिसे चंडीगढ़ स्थित टर्मिनल बैलिस्टिक रिसर्च लेबोरेटरी के सहयोग से मेजर सेफस चेतन ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। तो ये नाम हम लोग याद रखेंगे। और इसका परीक्षण कहाँ किया गया है, तो परीक्षण पंजाब के पठानकोट में किया गया है। और इस ड्रोन का काम क्या होगा, तो ये आत्मघाती हमला करने से संबंधित ड्रोन है। आत्मघाती हमला करने का मतलब है कि एक बार लक्षित, जो इसका लक्ष्य होगा, उसको ये देख लेने के बाद स्वयं को उससे जाकर हिट करेगा, उससे स्ट्राइक करेगा, और ये स्वयं को भी नष्ट कर देगा, और जो इसका जो टारगेट होगा वो उसे भी नष्ट कर देगा। तो ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ है युद्ध अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण, जो कि चेन्नई में आयोजित हुआ। तो ये युद्ध अभ्यास है, किन दो देशों के बीच में होता है, तो भारत और रूस के बीच में होता है, और भारत और रूस की नौसेनाओं के मध्य, ठीक है। और ये 14वां संस्करण था, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब इनमें दोनों देश की तरफ से किन किन जहाज़ों ने भाग लिया है, जो नेवल शिप होते हैं, नौसेना के जहाज़ होते हैं, तो उसमें रूसी संघ का बात करें तो नौसेना पोत पेचंगा, रेज़की और अल्दार, ये 3 नाम हम लोग ध्यान में रखेंगे। और जहाँ तक भारतीय नौसेना का बात आता है तो पोत राणा, कुथार और समुद्री गश्ती विमान पीएटाई शामिल हुए हैं।
तो ये 3 नाम जो भारतीय सेना की तरफ से है और 3 रूस की तरफ से है, हम लोग ध्यान में रखेंगे। और ये कब से किया जा रहा है, तो ये 2003 से नियमित रूप से आयोजित किया जा रहा है। अगला न्यूज़ है कि उत्तर भारत की पहली परमाणु ऊर्जा परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में प्रस्तावित है। ध्यान रखिएगा, ये हरियाणा का गोरखपुर है, एक गोरखपुर यूपी में भी है, तो ये हरियाणा के गोरखपुर में प्रस्तावित है और ये उत्तर भारत की पहली परियोजना है जिसके तहत 4 परमाणु ऊर्जा इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी और इसका निर्माण जो है भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। अगला न्यूज़ है सहयोग पोर्टल। ठीक है, तो ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, यानी दिल्ली उच्च न्यायालय का जो निर्देश था इसको लेकर के, उसके निर्देश के बाद इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गठित किया है। और इसका कार्य क्या होगा, तो कार्य होगा कि ऑनलाइन जो गैर कानूनी सामग्री होगा उसको प्रभावी तरीके से निपटाना या इससे संबंधित किसी तरह का अगर कोई कंटेंट हो तो उसको ब्लॉक करना। ठीक है, तो ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ है कि लोकसभा सचिवालय और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई संचालित, ध्यान रखेंगे, एआई संचालित बहुभाषी संसदीय परिचालन के लिए संसद भाषिनी पहल विकसित करने पर सहमति व्यक्त की है। अब हम लोग थोड़ा ये देखें कि संसद भाषिनी पहल है क्या। तो संसद भाषिनी पहल एआई संचालित भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है। एआई संचालित यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संचालित जो है ये भाषा अनुवाद प्लेटफॉर्म है। और जैसा कि हम जानते हैं कि 8वीं अनुसूची में भारत के 22 भाषाएं जो है उल्लेखित है, वर्णित है। तो इस प्लेटफॉर्म का काम होगा कि जो जिस क्षेत्र का इंसान है वो अपने क्षेत्र की जो उसकी मातृभाषा है तो अपनी क्षेत्र के मातृभाषा में इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से संसद के सारे कार्यवाहियों को वो देख सके, सुन सके, समझ सके। और इसके लिए लोकसभा किसके साथ, तो इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ मिलकर इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। अब अगला न्यूज़ है मनरेगा के अंतर्गत दशकीय वृद्धि। तो एक महत्वपूर्ण न्यूज़ है और इसमें बहुत सारे डेटा होंगे, तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस डेटा को ध्यान में रखना है क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। तो इसमें पहला जो बिंदु है वो ये है कि वित्त वर्ष 2014-15 और वित्त वर्ष 2024-25 यानी कि 10 वर्षों में मनरेगा के तहत जो है 3029 करोड़ कार्य दिवस, ये नंबर हम लोग याद रखेंगे, ये डेटा याद रखेंगे, कितने कार्य दिवस का सृजन किया गया है, तो 3029 करोड़ कार्य दिवस का सृजन किया गया है। और ये पिछले दशक की तुलना में लगभग 82% की वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, और जहाँ तक आधार सीडिंग का कार्य है तो लगभग 100% के करीब पूरा किया जा चुका है, जो कि हमारे मनरेगा श्रमिक हैं। अन्य उपलब्धियों की तरफ भी अगर हम चलें तो इसमें महिलाओं की जो भागीदारी है वो वित्त वर्ष 2013-14 में 48% से बढ़कर चालू वित्त वर्ष में ये 58% से अधिक हो गई है। चालू वित्त वर्ष बोले तो 24-25 तो अभी चल ही रहा है, ये 24 से 25 का डेटा है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। जहाँ तक जल संकटग्रस्त ग्रामीण ब्लॉक्स है उनकी संख्या में भी कमी आई है, ये भी एक और उपलब्धि है और उसकी संख्या 2264 से घटकर 1456 हो गई है, जो कि 35% की कमी को दर्शाता है। इसमें अगला बिंदु जो है, इससे जो व्यक्तिगत परिसंपत्तियों का जो सृजन हुआ है वो 2013-14 के 17.6% से बढ़कर वित्त वर्ष 2024-25 में ये लगभग 57% तक पहुंच गई है। और इसके अंतर्गत जो अमृत सरोवर है, जो कि एक सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें जल संभरण के लिए, जल संचयन के लिए गड्ढे जो खोदे जाते हैं, इसके अंतर्गत 68,000 से अधिक अमृत सरोवर यानी गड्ढों को की खुदाई या उनका मरम्मत किया गया है, जिनका क्षेत्र अमृत सरोवर जिनका क्षेत्रफल जो है कम से कम 1 एकड़ होना चाहिए। तो ऐसे 68,000 से अधिक गड्ढे खोदे गए हैं, उनका मरम्मत किया गया है। अब इसके समसामयिक पहलू को तो हम लोग देख लिए, अब थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है, इससे संबंधित प्रावधान क्या है।
तो ये 2005 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक कानून है जो भारत के प्रत्येक ग्रामीण नागरिकों को, अच्छा ध्यान रखिएगा, ये ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित नागरिकों को काम करने के अधिकार की गारंटी देता है। और इसके लिए जो सभी इच्छुक ग्रामीण नागरिक हैं उनको सरकार कम से कम निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर 100 दिनों का अकुशल रोजगार बोले तो जिसको करने में किसी खास तरह की स्किल का ज़रूरत ना हो, जैसे गड्ढों की खुदाई करना हो गया, जैसे किसी भवन निर्माण वाले जगह पर जो उसकी सामग्री हो उसको ढोकर पहुंचाना है, जैसे ईंट की ढुलाई हो गई, सीमेंट की ढुलाई हो गई, या किसी और तरह का जो रॉ मटेरियल्स है उसकी ढुलाई होगी। तो इस तरह के जो अकुशल कार्य हैं उससे संबंधित जो भी इच्छुक व्यक्ति हैं उनको कम से कम निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर 100 दिनों का अकुशल रोजगार मुहैया करवाना है, ठीक है। और अगर कोई आवेदक है जो आवेदन कर रहा हो इस कार्य के लिए, जो इच्छुक है, वो उसको उसके आवेदन करने से 15 दिनों के भीतर अगर काम नहीं दिया जाता है तो आवेदक जो है बेरोजगारी भत्ता पाने का हकदार होगा, ऐसे इसमें प्रावधान है। अगला इसमें बिंदु है कि प्रदान किया गया कार्य जो है वो गांव के 5 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। अगर 5 किलोमीटर के दायरे से अधिक वो कार्य अगर चला जाता है तो उसमें कार्य से संबंधित यात्रा भत्ता भी प्रदान किया जाएगा। अब इसकी पात्रता से संबंधित मानदंडों का अगर बात करें कि किस तरह के आवेदक इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो वो भारत के नागरिक होने चाहिए। आवेदन के समय उनका आयु जो है 18 वर्ष होना चाहिए, ग्रामीण परिवार से आते हों और अकुशल कार्य करने के लिए तैयार हो। तो ये हम लोग थोड़ा ध्यान में रखेंगे। अगला एक और महत्वपूर्ण न्यूज़ जो है कि आरबीआई ने 2023-24 के भारत के विप्रेषण यानी रेमिटेंस सर्वेक्षण के 6ठे दौर के डेटा को जारी किया है। अब इससे संबंधित बिंदुओं को हम समझेंगे, उससे पहले ये समझेंगे कि विप्रेषण है क्या। तो विप्रेषण जब कोई प्रवासी अपने परिवार की सहायता के लिए अपने आय का कुछ हिस्सा, थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा कि जैसे भारत का कोई नागरिक है जो विदेशों में जाता है काम करने के लिए, वहाँ जाकर किसी तरह का कोई जॉब कर रहा हो, तो अपने अर्निंग का, अपने आय का कुछ हिस्सा अगर वो अपने भारत में अपने परिवारजनों के पास भेजता है तो इसे हम लोग विप्रेषण या रेमिटेंस कहते हैं। उसमें क्या हो सकता है, नकदी हो सकता है। तो वो जब अपने मूल देश में भेजते हैं अपने परिवारजनों को तो उसको विप्रेषण कहा जाता है। इसी से संबंधित डेटा है जो ये है कि इसका पहला बिंदु कि आरबीआई ने यह बताया है कि विदेशों में रहने वाले जो भारतीय प्रवासी हैं उनका संख्या जो है 1990 की 6.6 मिलियन से लगभग तिगुनी बढ़कर 2024 में 18.5 मिलियन हो गई है। ध्यान रखिएगा, यानी 1990 में जो संख्या भारतीय प्रवासियों की 6.6 मिलियन बोले तो 66 लाख से बढ़कर 2024 में ये 18.5 मिलियन हो गई है, यानी लगभग ये 1,85,00,000 हमारे अब भारतीय प्रवासी हो गए हैं जो विदेश में इस समय कार्य कर रहे हैं। और विश्व बैंक के अनुसार भारत 2008 से लेकर अब तक लगातार वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक विप्रेषण प्राप्त करने वाला देश रहा है। तो ध्यान रखिएगा, 2008 से लेकर अब तक लगातार वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक विप्रेषण प्राप्त करने वाला देश। 2010-11 में भारत ने 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का विप्रेषण प्राप्त किया था, जो 2023-24 यानी कि इस वर्ष का जो वित्त वर्ष खत्म हुआ है उसमें दोगुने से अधिक होकर जो कि कितना हो गया है 118.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि 2010-11 के 55.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर ये 118.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। अच्छा, जो 2024 जो समाप्त हुआ उसके दिसंबर तक का बात करें, चूँकि जो आप देखेंगे 2023-24 का वित्त वर्ष यानी कि 2023 के 1 अप्रैल से लेकर 2024 के 31 मार्च तक, लेकिन उसमें अगर दिसंबर तक का बात करें तो अगला बिंदु है कि 2024 में भारत को रिकॉर्ड 129.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का धन प्रेषण प्राप्त हुआ है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे, जो किसी वैश्विक स्तर पर किसी भी देश के द्वारा एक वर्ष में अब तक का सबसे अधिक धन है, और जो वैश्विक धन प्रेषण का 14.3% है। तो ये डेटा हम लोग ध्यान में रखेंगे। और अगर क्रमशः दूसरे और तीसरे नंबर पर बात करें तो मैक्सिको और चीन जो है सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्त करता है। तो इनमें टॉप 3 कंट्री जो है उनका मेंशन कर दिया गया है कि भारत, मैक्सिको और चीन। इसमें अगला बिंदु है
कि भारत के जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद में विप्रेशन का हिस्सा वर्ष 2000 से लगभग 3% बना हुआ है। यानी वर्ष 2000 से लेकर अब तक जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद है उसमें ये लगभग 3% का हिस्सेदारी रखता है। तो ये डेटा भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। भारत आने वाले विप्रेशन में उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की हिस्सेदारी खाड़ी देश की अर्थव्यवस्थाओं जैसे संयुक्त अरब अमीरात की तुलना में अधिक हो गई है। तो ये बिंदु थोड़ा हम लोग ध्यान रखेंगे कि पहले के वर्षों में क्या होता था कि हमारे देश में जो विप्रेशन का जो प्रवाह था वो खाड़ी देश की अर्थव्यवस्थाओं से अधिक होता था, लेकिन अब ये शिफ्ट होकर कहाँ चला गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो कि इस समय सबसे बड़ा योगदान करता है, और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम। तो खाड़ी अर्थव्यवस्थाओं से शिफ्ट होकर ये किधर चला आया है, उन्नत अर्थव्यवस्थाओं की तरफ। और इनका प्रतिशत कितना हो गया है कुल, तो ये कुल विप्रेशन का 40% हो गया है। तो ये ध्यान रखेंगे हम लोग। और राज्यवार वितरण का बात किया जाए तो महाराष्ट्र सबसे अधिक विप्रेशन प्राप्त करने वाला राज्य बना हुआ है। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान है। अच्छा, इसका एक कारण और ये है कि भारत में विप्रेशन भेजना जो है वैश्विक स्तर पर जो लागत है उससे बहुत कम है। उसका कारण क्या है कि हमारे यहाँ जो डिजिटल लेन देन है, तो हम लोगों ने इस क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव किया है, जिसके कारण जो है वो लागत घटकर इतना कम हो गया है कि अब विप्रेशन प्राप्त करने वाले देश में हम लोग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। और ये अमाउंट भी जो है हर प्रत्येक वर्ष जो है बढ़ता जा रहा है। अब विप्रेशन जो है भारत के व्यापार घाटे का, यानी जो ट्रेड डेफिसिट है, व्यापार घाटे का लगभग 42% का वित्त पोषण करता है। और सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि विप्रेशन यानी रेमिटेंस का प्रवाह अपने देश में जो है वो हमेशा से, ध्यान रखेंगे, हमेशा से जो एफडीआई है यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, उससे जो है हमेशा से अधिक रहा है। हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ शिफ्ट होते हैं। वह भारत का पहला सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित जो भारत का पहला हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण है। ये लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि ये भारत का पहला है। तो कहाँ है, मध्य प्रदेश के इंदौर में। अगला न्यूज़ है नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है जिसको हम लोग 7 सिस्टर्स कहते हैं, उनमें एक स्टेट है मिजोरम। तो मिजोरम को आज़ादी के बाद पहली बार ऐसा है कि रेल नेटवर्क से जोड़ा गया है। तो उससे संबंधित मैंने फ़ोटो जो है इसमें अटैच कर दिया है, उसको आप लोग थोड़ा पढ़ लेंगे। इसमें अगला न्यूज़ है गोवा शिपयार्ड ने तलवार श्रेणी के प्रोजेक्ट 1135.6 के अंतर्गत तवस्या नाम की दूसरी फ्रिगेट अर्थात एक मध्यम आकार का युद्धपोत होता है, जैसा कि आप लोग नीचे इमेज में देख भी सकते हैं। तो ये गोवा शिपयार्ड के द्वारा निर्मित है और क्लास कौन सा है, तो ये तलवार श्रेणी है। तो तलवार श्रेणी का प्रोजेक्ट 1135.6 के अंतर्गत तवस्या नाम की दूसरी फ्रिगेट जो है ये लॉन्च किया गया है। और इस श्रेणी की जो पहली फ्रिगेट थी वो त्रिपुट था, ये हम लोग ध्यान रखेंगे। और ये जो परियोजना है ये एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जो भारत और रूस के बीच शुरू किया गया था 2016 में। इसके अंतर्गत ऐसा करार किया गया था कि इसमें कुल चार फ्रिगेट बनाए जाएंगे, जिसमें 2 का निर्माण जो होगा भारत में होगा जिसका नाम होगा त्रिपुट और तवस्या, और 2 इसमें रूस बनाकर हमें देगा, तो उसका जो नाम होगा क्या होगा, तुसील और तमाल। तो हम लोग ये चारों नाम ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ है कि यूनियन मिनिस्टर CR पाटिल ने हरियाणा के पंचकुला से जल शक्ति अभियान कैच द रेन कैंपेन 2025 लॉन्च किया है। तो ये न्यूज़ ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ है कि सांसदों की सैलरी में 24% की वृद्धि की गई है। तो ये वृद्धि तो अब हुई है, लेकिन इसे काउंट कब से किया जाएगा, तो ये वृद्धि जो है 1 अप्रैल 2023 से ही काउंट कर लिया जाएगा। यानी कि उस समय से लेके अब तक वृद्धि के बाद का जो अमाउंट बनता था वो सारा अमाउंट इस समय अब जोड़कर सांसदों के अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा। और ये 24% से वृद्धि के बाद ये कितना हो जाएगा, तो ये 1 लाख से बढ़कर 1,24,000। और हाँ, इसमें और तरह के जो भत्ता होते हैं वो सब अलग है, या ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ सैलरी में वृद्धि है।
अब सांसदों के संसद सत्र और संसदीय समितियों में भाग लेने पर मिलने वाले भत्ता में 500 रुपये का वृद्धि किया गया है, जो कितना है 2000 से 2500। इससे संबंधित मैंने एक फोटो इसमें अटैच कर दिया है, उसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, जिसका हेडिंग ही है कि सांसदों का वेतन 19 साल में 933% बढ़ा है, और इसके अनुपात में केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन जो है 8 साल में 2.5 गुना बढ़ा है। तो थोड़ा इस फोटो को भी हम लोग देख लेंगे। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में सिक्किम ने रजिस्ट्रेशन ऑफ टूरिस्ट ट्रेड रूल्स 2025 के तहत प्रति व्यक्ति 50 रुपये का पर्यटक प्रवेश शुल्क लगाया है। यानी कि कोई भी पर्यटक जो अब अगर सिक्किम में जाना चाहेगा पर्यटन के उद्देश्य से, तो उस एंट्री से पहले उसे पर्यटक शुल्क के तौर पे 50 रुपये आप सिक्किम गवर्नमेंट को, उस राज्य सरकार को देने होंगे। अगला न्यूज़ है पोट्टी श्रीरामुलु की 58 फुट ऊंची प्रतिमा का स्थापना जो है ये कहाँ प्रस्तावित किया गया है, तो ये आंध्र प्रदेश में। और ये किस लिए महत्वपूर्ण है, तो आंध्र प्रदेश के गठन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी 1953 में, इसलिए ये न्यूज़ भी ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ है कि भारत और किर्गिस्तान के बीच 2025 में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर के 12वें संस्करण का आयोजन टोकमक किर्गिस्तान में किया गया। यानी कि इस वर्ष का जो आयोजन है वो कहाँ किया गया है, तो किर्गिस्तान में। और खंजर अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है, तो भारत और किर्गिस्तान के बीच। ये शुरू कब किया गया था, तो ये 2011 में शुरू किया गया एक वार्षिक अभ्यास था। और एक बिंदु और ध्यान रखना है कि प्रत्येक वर्ष जगह बदलता रहता है, और अगर इस वर्ष टोकमक किर्गिस्तान में किया गया है तो हो सकता है 2026 में आयोजन जो भारत के किसी एक पार्टिकुलर प्लेस पे आयोजित किया जाए। तो ये बदलता रहता है, चेंज होते रहता है, हम ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ है कि तेलंगाना को 100 दिवसीय अभियान के दौरान टीबी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और ये जैसा कि आप इमेज में भी देख सकते हैं कि हमारे जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं JP नड्डा जी ये पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। और ये किसके लिए, तो 100 दिवसीय अभियान के दौरान टीबी परीक्षण के लिए। नाम तेलंगाना हम लोग याद रखेंगे। अगला न्यूज़ है बैंकनेट पोर्टल। ये पोर्टल जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है, इसका उद्देश्य क्या है, तो बैंकों की परिसंपत्तियों का सूचीकरण और नीलामी को जो है सुव्यवस्थित करना। तो ये बैंकनेट पोर्टल भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो है न्यूली कंस्ट्रक्टेड पम्बन ब्रिज से संबंधित न्यूज़ है। तो ध्यान रखेंगे कि ये क्या है, तो ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट। वर्टिकल लिफ्ट बोले तो ये ऊपर की ओर खुलेगा, तो ऊपर की ओर खुलने वाला ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है। और ये स्थित कहाँ है, तो पाक जलडमरू मध्य में। और इसकी लंबाई कितना है, तो लंबाई को हम लोग ध्यान में रखेंगे 2.07 किलोमीटर ये लंबा है। और इसने 1914 के पम्बन ब्रिज की जगह ली, यानी जो पुराना था उसके जगह पर वो भी है वहाँ पे, लेकिन ये एक और नया उसी के समानांतर जो है बनाया गया है। अच्छा, इसका नेविगेशनल स्पैन कितना लंबा है, तो ये 72.5 मीटर लंबा है। नेविगेशनल स्पैन बोले तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि जब कोई कंटेनर लिया हुआ जहाज़ जो है जब इसके नीचे से गुजरेगा तो ये ऊपर की ओर खुल जाएगा, तो वो जो खुलने वाला हिस्सा है उसको हम लोग नेविगेशनल स्पैन बोलते हैं। तो कितना लंबा है, तो 72.5 मीटर लंबा है। और ये कितना ऊंचा खुलेगा, ये नहीं कितना ऊपर की ओर ये खुलेगा, तो ये 17 मीटर ऊपर की ओर ऊंचाई तक खुल सकता है, जिससे कि बड़े जहाज आसानी से इसके नीचे से गुजर सके। अच्छा, जो पुराना पम्बन ब्रिज था उसका निर्माण 1911 में किया गया था और यातायात के लिए इसे 1914 में खोला गया। ये भारत का पहला समुद्री पुल था जो कि व्यापार के लिए बनाया गया था। अच्छा, जो ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड पम्बन ब्रिज है ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो रेल मंत्रालय के अधीन रेल विकास निगम लिमिटेड के द्वारा। अच्छा, कनेक्टिविटी का बात करें तो ये पुल जो है ये तमिलनाडु के मुख्य भूमि पर जो मंडपम है, एक जगह है, तो तमिलनाडु के मुख्य भूमि पर मंडपम नाम का जगह को ये पम्बन द्वीप पर जो जगह है रामेश्वरम, उन दोनों को ये कनेक्ट करेगा। तो ये नाम भी हमें ध्यान में रखना है। अगला न्यूज़ है कि गुजरात जो है उत्तराखंड के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला दूसरा राज्य बना है। तो पहला राज्य उत्तराखंड है और दूसरा राज्य गुजरात है। अच्छा, इससे संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है वो आर्टिकल 44 को थोड़ा हम लोग देख लेंगे कि आर्टिकल 44 में इसे उल्लेखित किया गया है, जो क्या है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का एक अंग है। और वो क्या है कि इस अनुच्छेद के अनुसार राज्य
पूरे भारत के क्षेत्र में नागरिकों के लिए, ध्यान रखिएगा, एक समान नागरिक संहिता सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर जब राज्य का जो बात हो रहा है तो ये हम लोग देश के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। वैसे अगर अलग अलग स्तर पे राज्य भी चाहें तो इस कोड को, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने राज्य में वहाँ की परिस्थितियों के अनुसार सब कुछ देखते समझते हुए ज़रूरत के हिसाब से लागू कर सकती है। तो ये हम ध्यान रखेंगे। और ये नीति निर्देशक तत्व होने के कारण ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, यानी न्यायालय इससे संबंधित किसी भी तरह के कानून को लागू करना, बनाना या उसे लागू करना ये न्यायालय के अधीन में नहीं है। तो ये कुल मिला के राज्य के विधानसभा को, और अगर राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो ये जिम्मेदारी संसद को दी गई है। अगला न्यूज़ है वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। तो इसका जारीकर्ता कौन है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें दो तरह का डेटा है जो ऐसा लगेगा कि दोनों एक दूसरे को कॉन्फ्लिक्ट कर रहा हो, विरोधाभासी हो, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हो, लेकिन दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं क्योंकि उनका अपना अपना आकलन है। तो इस पर पहला आकलन जो है वो किसका है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का है। और उसके हिसाब से कि भारत का जो सोशल सिक्योरिटी कवरेज है वो 2011 में 24.4% की तुलना में 2024 में बढ़कर 48.8% अर्थात दोगुना हो गया है। अब सोशल सिक्योरिटी कवरेज का मतलब होता है कि एक राज्य के द्वारा राज्य के अंतर्गत नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए जो राज्य स्तर पर विभिन्न तरह के प्रोग्राम चलाए जाते हैं वो क्या होते हैं? सोशल सिक्योरिटी कवरेज होता है। जैसे इसके अंतर्गत आप, जैसे मनरेगा एक प्रोग्राम है जिसके अंतर्गत आप 100 दिनों का कार्य सुनिश्चित करते हैं, तो वो भी एक तरह का सोशल सिक्योरिटी कवरेज में आता है। किसी तरह का जो हेल्थ बेनिफिट आप दे रहे हैं वो भी एक तरह का सोशल सिक्योरिटी कवरेज है। आप लोगों को अनाज मुहैया करवा रहे हैं कम से कम कीमत पर, तो वो भी एक प्रकार का सिक्योरिटी कवरेज है। तो इस तरह के सोशल सिक्योरिटी कवरेज में ILO के हिसाब से ये 2011 से बढ़कर 2024 में कितना हो गया है? तो 48.8%। पर जो महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट ने दावा जो किया है वो बोला है कि ये डेटा जो है एक्चुअल में वो कितना हो गया है? तो इसके अंतर्गत 92 करोड़ लोग, जो कि कुल जनसंख्या के 65% है। ध्यान रखिएगा, वहाँ जो ऊपर कहा जा रहा है कि 48.8% है, लेकिन भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट का कहना है कि नहीं, ये डेटा जो है 65%, जो कि लगभग भारत के 92 करोड़ लोगों को कवर करता है और एक सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत लाता है। नीचे जैसा कि देख सकते हैं कि भारत में सामाजिक सुरक्षा का अर्थ है लोगों को वृद्धावस्था, बीमारी, विकलांगता, बेरोजगारी या अन्य सामाजिक जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करना, जिससे उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से सुरक्षित किया जा सके। अगला न्यूज है हाल ही में चर्चा में रहा लाइम डिजीज़ बैक्टीरिया के कारण होता है। ये थोड़ा ध्यान रखेंगे और इससे संबंधित मैंने एक इमेज अटैच कर दिया है, थोड़ा उसे हम लोग पढ़ लेंगे। तो ज़्यादा कुछ इसमें खास नहीं, बस इतना ध्यान रखना है कि जो लाइम डिजीज़ है वो बैक्टीरिया के कारण होता है और इससे संबंधित जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है? बोरेलिया बर्गडोर्फेरी। तो इस नाम को भी हम ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में वर्ल्ड पर्पल डे 2025, जो कि मिर्गी, जिसको हम लोग एपिलेप्सी कहते हैं, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो ये न्यूज़ एक बन सकता है कि वर्ल्ड पर्पल डे जो होता है वो किससे संबंधित है? तो ये मिर्गी से संबंधित, मिर्गी के बारे में जागरूकता बढ़ाने से संबंधित है। मिर्गी क्या है? तो एक न्यूरोलॉजिकल विकार है, यानी कि तंत्रिका तंत्र की बीमारी है जिसमें मस्तिष्क की असामान्य विद्युत गतिविधियों के कारण दौरे आते हैं। अगला न्यूज है कि लोकसभा ने त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित कर दिया है। ध्यान रखेंगे इसका महत्व क्या है, नीचे हम लोग देखेंगे, लेकिन ये ध्यान रखेंगे पहले कि त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय विधेयक 2025 पारित कर दिया है, जो सहकारी क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। और ये किनके नाम पर स्थापित किया जाएगा? तो ये अमूल के संस्थापक त्रिभुवन काशीभाई पटेल के नाम पर विश्वविद्यालय जो है गुजरात में स्थापित किया जाएगा। अच्छा, इससे संबंधित जो संवैधानिक प्रावधान है
वो ये है कि संविधान का 97वां संशोधन जो है वो जो कि 2011 में किया गया, उसके हिसाब से अनुच्छेद 19(1) के ग में सहकारी समितियां शब्द शामिल करके सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि इससे संबंधित जो संशोधन है क्या है, 97th अमेंडमेंट जो है जो 2011 में किया गया है, और इसमें एक अनुच्छेद जोड़ा गया है 19(1) का ग, और वो किससे संबंधित है, सहकारी समितियां से संबंधित है। अगला न्यूज है कि हाल ही में भारत श्रीलंका को पीछे छोड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश बन गया है। जो कि क्या है, इससे संबंधित डेटा कि 2024 में 25 करोड़ 50 लाख किलोग्राम चाय का निर्यात किया गया है। किसके तरफ से, भारत की तरफ से। और ये डेटा 2023 के निर्यात से 10% अधिक है, यानी इसमें वृद्धि को दिखाता है। और जहाँ तक निर्यात में पहला स्थान है तो वो केन्या का है। तो ये ध्यान रखेंगे, केन्या के बाद अगर दूसरे स्थान पे कोई है तो अपना प्यारा देश भारत है। अगला न्यूज है DX एज, यानी एम्पावरिंग एक्सीलेंस एंड ग्रोथ थ्रू डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो ये नीति आयोग के CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम ने DX एज पहल की शुरुआत की है। और ये किस लिए की गई है, ताकि जो MSMEs होते हैं यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग या उद्यम, उनको सहयोग किया जा सके या उनको सहयोग मिल सके। इसके उद्देश्य से जो MSMEs हैं उनको तकनीकी प्रदाता और शैक्षणिक संस्थानों से जोड़ना है, ताकि उनको डिजिटल परिवर्तन का लाभ मिल सके, उनको भी डिजिटाइज किया जा सके। और ऐसा करने का उद्देश्य इसलिए है ताकि एक तो कि उनमें आय में वृद्धि तो हो ही, साथ ही वो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने लायक बन सके। तो DX एज के बारे में भी हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला है भारत का रक्षा निर्यात 2024-25 में, यानी 2024 के 1 अप्रैल से 25 के 31 मार्च तक कितने करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, तो 23,622 करोड़ रुपए तक ये पहुंच गया है। और ये पिछले वर्ष की तुलना में जो कि कितना था, 21,083 करोड़ रुपए, यानी 2023-24 का वित्त वर्ष जो है उसके तुलना में लगभग 12.04% की वृद्धि दर्ज की गई है। और इस बीच भारत का रक्षा उत्पादन जो है वो 2014-15 से लेकर 2023-24 के बीच 174% की वृद्धि दर्ज की गई है। अर्थात ये एक तरह का डिकेडल ग्रोथ है, दशकीय वृद्धि है, हम लोग ये ध्यान रखेंगे। और हमारा लक्ष्य जो है वो क्या है, 2029 तक 3 लाख करोड़ रुपए मूल्य के रक्षा उत्पादन और 50,000 करोड़ रुपए मूल्य के रक्षा निर्यात का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और इससे संबंधित मैंने एक इमेज अटैच कर दिया है, थोड़ा उसको भी ध्यान से देखिएगा। अगला बिंदु है हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2025। तो इस लिस्ट के हिसाब से इंडिया का रैंक जो है विश्व में तीसरा है, यानी 284 बिलियनियर यानी 284 अरबपतियों के साथ भारत का विश्व में तीसरा स्थान है। प्रथम और द्वितीय स्थान पे कौन है, तो क्रमशः अमेरिका और चीन है। अब वर्ल्ड रिचेस्ट पर्सन का बात करें टॉप 3, तो एलन मस्क इसमें पहले स्थान पे है, जो टेस्ला का मालिक है, जेफ बेजोस और मार्क जुकरबर्ग, ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगर इंडिया से बात करें तो मुकेश अंबानी, गौतम अडानी और रोशनी नडार। इसका अगला बिंदु है कि HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर वैश्विक स्तर पर शीर्ष 10 महिला अरबपतियों की सूची में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। और महिला वर्ग में पहला स्थान जो है एलिस विल्टन का है। तो शीर्ष 10 में भारत से सिर्फ एक नाम जो है वो कौन है, तो HCL टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर। तो ये ध्यान रखना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के चेयरमैन मुकेश अंबानी जो है एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में इन्होंने अपना खिताब फिर से हासिल कर लिया है। और जहाँ तक दुनिया के अरबपतियों की राजधानी की बात करें तो न्यूयॉर्क है, यानी USA में,
दुनिया के अरबपतियों की राजधानी। और एशिया के अरबपतियों की राजधानी की बात करें तो ये शंघाई है और फिर उसके बाद मुंबई है। अच्छा, पिछले वर्ष इसमें पहले स्थान पर मुंबई था, लेकिन इस बार मुंबई ये दूसरे स्थान पर चला आया है। और जहाँ तक एक वर्ष में सबसे अधिक वेल्थ गेनर, सबसे बड़ा संपत्ति में वृद्धि अगर किन्हीं किन्हीं व्यक्ति के संपत्ति में हुआ है तो गौतम अडानी एक वर्ष में भारत में सबसे ज़्यादा संपत्ति हासिल करने वाले व्यक्ति बन गए हैं। तो ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अगला न्यूज़ है कि पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, ये नाम हम लोग याद रखेंगे। पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है, सॉरी पूर्णकालिक सदस्य के तौर पर नियुक्त किया गया है। ये पहले बार नियुक्ति है। इस तरह से हम लोगों का जो पहला सेगमेंट था राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम वो खत्म हुआ। अब हम लोग शिफ्ट होते हैं अपने दूसरे सेगमेंट पर, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय महत्व का समसामयिक घटनाक्रम। और इसका पहला न्यूज़ है कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स जो हैं, ये ध्यान रखेंगे, ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने अबू मूसा, ग्रेटर टूनब और लेसर टूनब द्वीपों पर नई मिसाइल प्रणालियों का अनावरण किया है। ये न्यूज़ इसलिए ज़रूरी है कि ये जो द्वीप हैं यानी अबू मूसा, ग्रेटर टूनब और लेसर टूनब, ये दो देशों यानी ईरान के साथ साथ संयुक्त अरब अमीरात, ये दो देशों के बीच वर्षों से विवाद का कारण रहे हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों पर दोनों ही देश वर्षों से दावा करते रहे हैं। हालांकि फ़िलहाल इन द्वीपों पर जो है ईरान का नियंत्रण है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये ध्यान रखिएगा कि हॉर्मुज जलडमरू के निकट स्थित है। अब थोड़ा इसको हम लोग न्यूज़ के माध्यम से देखेंगे, सॉरी न्यूज़ बोल रहे हैं, इमेज के माध्यम से। न्यूज़ तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इमेज में कि ऊपर ईरान है और नीचे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, और बीच में ये जो तीन डॉट हैं वो क्या हैं, वो तीन द्वीप हैं, अबू मूसा, लेसर टूनब और ग्रेटर टूनब। और इन्हीं तीन द्वीपों को लेकर के इन दोनों देश के बीच में विवाद चल रहा है। और आप देख सकते हैं अरेबियन गल्फ में, और ये ऊपर की ओर जब यहाँ से बढ़ेंगे, ये एरो के मार्क का एक आपको जगह दिखाई दे रहा होगा। ये एक्चुअली में यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, लेकिन मैं बता देता हूँ, यहाँ पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य है। अगला न्यूज़ है कि उत्तर अटलांटिक संधि संगठन, यानी जिन्हें हम लोग नाटो के नाम से जानते हैं, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के सदस्य पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया, ये चार देश हैं। चारों का नाम याद रखना है कि रूस से सैन्य खतरे के कारण ओटावा कन्वेंशन से अलग होने की योजना बना रहे हैं। अब ये ओटावा कन्वेंशन क्या है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि ये इसका उद्देश्य क्या था बनाने का। तो इसका उद्देश्य था, यह पक्षकार देशों को किसी भी परिस्थिति में एंटी पर्सनल माइंस, जैसे लैंड माइंस होता है ना, वैसे एंटी पर्सनल माइंस होता है, कि एंटी पर्सनल माइंस का उपयोग विकास या भंडारण न करने हेतु बाध्य करता है। अब एंटी पर्सनल माइंस है क्या, तो ज़मीन पर मिट्टी या रेत में छिपा कर रखा जाता है। ये एक प्रकार का जो होता है, आप कह सकते हैं ये बॉम्ब होता है, एक तरह का बम होता है, जो वजन पड़ने के कारण जैसे ही आप उस पर आपका पैर जाता है तो आपके वजन से वो एक्टिवेट हो जाता है और ट्रिगर हो जाता है। तो ये एंटी पर्सनल लैंड माइंस, और ये ज़मीन या मिट्टी या रेत में छिपा कर रखा जाता है, और उन्हें इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जब दुश्मन सेना उसके ऊपर से या पास से गुजरे तो वो फट जाए। तो इस तरह के एंटी पर्सनल माइंस के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने या इसका विकास या भंडारण न करने हेतु ही ओटावा कन्वेंशन जारी किया गया था। और अब इस ओटावा कन्वेंशन से चार देश यानी पोलैंड, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया बाहर आ रहे हैं। इसे कब अपनाया गया था, तो इसे 1997 में ओस्लो में अपनाया गया था और 1999 में यह प्रभाव में आया था, ध्यान रखेंगे। और साथ ही भारत जो है इसका हस्ताक्षरकर्ता नहीं है, यानी कि हम लोग इसके सिग्नेटरी नहीं है। अगला न्यूज़ है कि फिलीपींस ने हाल ही में भारत को दक्षिण चीन सागर में चीन के प्रभाव को रोकने के लिए बहुपक्षीय गठबंधन स्क्वाड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ध्यान रखिएगा, ये स्क्वाड है, एक तो क्वाड है, ये स्क्वाड है। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देख लेंगे कि ये गठबंधन है क्या। तो ये स्क्वाड अलायंस के बारे में थोड़ा देखेंगे। तो यह एक अनौपचारिक यानी कि ऑफिशियल तौर पर अभी एग्जिस्ट में नहीं आया है, बस अनौपचारिक तौर पर ही ये चार देशों के साथ
ये एक्सरसाइज प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जा रहा है। तो ये अनौपचारिक लघुपक्षीय गठबंधन है। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस शामिल है। तो ध्यान रखिएगा, स्क्वाड और क्वाड में यह अंतर है कि क्वाड जो है वो औपचारिक है, लेकिन स्क्वाड जो है अनौपचारिक है। उद्देश्य क्या है इसका, शायद आने वाले वर्षों में फिर से औपचारिक हो जाए, लेकिन फिलहाल ये अनौपचारिक है। उद्देश्य क्या है इसका, तो हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में चीन की आक्रामकता से निपटना और स्थिरता को बनाए रखना। यह क्वाड से अलग है। क्वाड में कौन कौन से देश हैं, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। और स्क्वाड में कौन कौन है, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस। तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब थोड़ा सा दक्षिण चीन सागर में विवाद का कारण क्या है, तो इसको देख लेते हैं। तो उसका विवाद के कारण यहाँ पे सबसे जो 3 द्वीप है, मूल रूप से 3 द्वीप है जो कि दक्षिण चीन सागर में स्थित है, उनमें उन द्वीपों पर अलग अलग देशों के द्वारा जो दावा किया जाता है वही विवाद का मुख्य कारण है। जैसे पहला है पार्सल द्वीप समूह, इस पर चीन, ताइवान, वियतनाम द्वारा दावा किया जाता है। अगला है स्प्रेटली द्वीप समूह, इस पर चीन, ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई और फिलीपींस द्वारा दावा किया जाता है। और अगला है स्कारबोरो शोल द्वीप, जिस पे फिलीपींस, चीन और ताइवान द्वारा दावा किया जाता है। और इन्हीं दावों के कारण यहाँ पे अक्सर जो होते हैं संघर्ष जो होते हैं आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पर संघर्ष कहने का मतलब है कभी चीन यहाँ पे किसी तरह का परीक्षण कर रहा होता है, तो कभी फिलीपींस परीक्षण कर रहा होता है। अब उसको थोड़ा हम लोग इमेज के माध्यम से देखेंगे। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें इनसर्किल किया हुआ जो है पार्सल आइसलैंड, स्कारबोरो शोल और स्प्रेटली आइसलैंड, ये जो इनसर्किल किया हुआ है ये तीनों द्वीप जो हैं वो, और ये पूरा क्षेत्र जो है ये साउथ चाइना सी है। और अगल बगल आप इसके देख सकते हैं कि वियतनाम है, मलेशिया है, ब्रुनेई है, फिलीपींस है, ताइवान है, चाइना है। तो ये सभी आपस में मिलकर जो है इन द्वीपों पर अपना हक जताते हैं, जिसके कारण ये क्लैश पॉइंट की तरह उभर कर सामने आया है। अगला न्यूज़ है कि हिंसा बढ़ने पर पेरू ने आपातकाल की घोषणा की है। ये ध्यान रखिएगा, एक छोटा सा न्यूज़ था जिसको जो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप हिंसा बढ़ने पर पेरू ने आपातकाल की घोषणा कर दी है। अब थोड़ा सा पेरू के बारे में हम लोग जान लेंगे जो कि महत्वपूर्ण है। इसकी राजधानी कहाँ है, तो लीमा है। और भौगोलिक स्थिति का बात करें तो यह दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित है और देश की सीमा जो है प्रशांत महासागर से लेकर एंडीज और अमेजॉन बेसिन तक फैली हुई है। और जहाँ तक बॉर्डर शेयरिंग कंट्रीज़ का बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसके उत्तर में इक्वाडोर और कोलंबिया, ध्यान दीजिएगा इमेज के माध्यम से कि इसके उत्तर में जो है इक्वाडोर और कोलंबिया है, दक्षिण में इससे ब्राज़ील बॉर्डर शेयर करता है। और अगर जहाँ तक पूरब की बात करते हैं तो इससे बोलीविया और चिली 2 देश हैं जो इससे अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। और इसके पश्चिम में आप देख सकते हैं पैसिफिक ओशियन है। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे। इस तरह के न्यूज जो आते हैं ना अक्सर वो उठाकर पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इस तरह के न्यूज़ जो होते हैं अक्सर जो होते हैं न्यूज़ में जो होते हैं ये फ्लोट करते रहते हैं, जिसके कारण ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन न्यूज़ पर थोड़ा चर्चा बनाकर रखा जाए, क्योंकि इससे संबंधित सवाल पूछे जा सकते हैं। कुछ और संबंधित इससे सवाल और भी है जो है कि इसमें महत्वपूर्ण जल निकाय तो अमेजॉन नदी और टिटिकाका झील। अब टिटिकाका जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है और यह पेरू और बोलीविया में फैली हुई है। अगर वन का बात करें तो अमेजॉन के जंगल पेरू के लगभग 60% हिस्से में फैले हुए हैं। और अटाकामा रेगिस्तान जो चिली से दक्षिणी पेरू तक फैला हुआ है। नाजका लाइन्स है जो क्या है, रेगिस्तान में रहस्यमयी भू आकृतियाँ हैं। इस देश की जो ठंडी समुद्री धारा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, हम्बोल्ट करंट। और प्राकृतिक संसाधन का जहाँ तक बात करें तो ध्यान रखिएगा पेरू में दुनिया के सबसे बड़े चांदी के भंडार हैं। इसलिए मैंने बोला था कि इस तरह के सवाल जो है आपसे हमसे पूछे जा सकते हैं। अगला न्यूज़ है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने यमन में हुती विद्रोहियों के खिलाफ पुनः हवाई हमले किए हैं। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि जब से डोनाल्ड ट्रंप 47वें प्रधानमंत्री के रूप में, जो कि उनका ये प्रधानमंत्री मैं बोल रहा हूँ, राष्ट्रपति
47वें राष्ट्रपति के तौर पे उनका जो दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ है, तो दूसरा कार्यकाल शुरू होने के बाद उन्होंने ये यमन पे दूसरा हवाई हमला किया है। तो इसलिए ये न्यूज़ भी कवर करना ज़रूरी हो गया था कि ये इसका लोकेशन क्या है। तो लोकेशनल सेटिंग का बात करें तो ये अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिमी सिरे पर मध्य पूर्व में स्थित है। और जहाँ तक बॉर्डर शेयरिंग का बात अगर करते हैं तो ये उत्तर में सऊदी अरब और पूर्व में ओमान से घिरा हुआ है। तो यह देख लीजिएगा इमेज में, ये यमन है। तो यमन के उत्तर में सऊदी अरब हो गया और एक तरफ यहाँ ओमान हो गया। और नीचे अगर ध्यान से देखेंगे आप तो रेड सी है और गल्फ ऑफ एडन है। और एक बिंदु और ध्यान में रखिएगा जो कि यहाँ नीचे मेंशन किया हुआ है कि यह पश्चिम में लाल सागर और दक्षिण में अदन की खाड़ी और दक्षिण पूर्व में अरब सागर से घिरा हुआ है। यहाँ ध्यान रखिएगा ये जो वाटर बॉडी है, रेड सी, गल्फ ऑफ एडन और अरेबियन सी। और रणनीतिक स्थिति यह बॉब अल मंडेब जलडमरू के तट पर स्थित है जो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ता है। फिर से मैंने एक इमेज अटैच कर दिया है। आप देख सकते हैं कि रेड सी और गल्फ ऑफ एडन का जो ये लाल कलर से इंसर्किल किया हुआ है ये बॉब अल मंडेब जलडमरू मध्य है, यानी कि ये दो जल राशियों को ये जोड़ता है। ये जोड़ने वाला कौन है? तो बॉब अल मंडेब, यानी कि ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। यमन का सोकोट्रा द्वीप जो है वो हिंद महासागर में स्थित है। तो यहाँ पर इमेज में भी आप देख सकते हैं कि अरेबियन सी है और ये सोकोट्रा द्वीप है, सोकोट्रा द्वीप है। तो ये नीचे की ओर हम आएंगे तो यहाँ हिंद महासागर है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। रूब अल खली रेगिस्तान यहाँ पाया जाता है। अगला न्यूज है कि अमेरिका द्वारा तालिबान शासित अफगानिस्तान में कार्यवाहक विदेश मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी पर घोषित $10 मिलियन का इनाम जो है वापस ले लिया गया है। एक तरह का बाउंटी था जो इस व्यक्ति के ऊपर रखा गया था, ठीक है, और अब इसे वापस ले लिया गया है। इसका कारण ये है कि हाल ही में तालिबान ने एक अमेरिकन नागरिक जॉर्ज ग्लेजमैन को रिहा कर दिया था। तो इसके देखते हुए ये बाउंटी जो है अमेरिका द्वारा वापस ले लिया गया। अच्छा, ये नाम याद रखिएगा क्योंकि जहाँ तक मुझे ध्यान में आता है कि 68वीं बीपीएससी में एक सवाल पूछा गया था कि जब अफ़गानिस्तान से अमेरिकन सेनाएं निकल रही थी तो उसमें सबसे अंत में निकलने वाला जो आर्मी पर्सनल था, जो अंतिम व्यक्ति जो था वो कौन था, उससे संबंधित एक सवाल 68वीं बीपीएससी में या शायद 69वीं बीपीएससी में पूछा गया था। इसलिए ये नाम हम लोग ध्यान में रखेंगे, इस तरह के नाम पूछे जाते हैं। अगला न्यूज है कि भारत पहली बार 10 अफ्रीकी देशों के साथ एकम या एकेमी, इसको जिसको जो सुविधा लगे कह सकते हैं, एकम एकेमी जो क्या है 10 अफ्रीकी देशों के साथ भारत का जो है संयुक्त नौसेना अभ्यास है जो कि भारत शुरू करने जा रहा है। और ये इस वर्ष कहाँ आयोजित की जाएगी? तो तंजानिया के दार एस साल में आयोजित की जाएगी। तंजानिया में एक जगह है दार एस साल, उसमें इस वर्ष एकम जो है संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित की जाएगी। उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया था। इस अभ्यास में हिस्सा लेने वाले देशों में तो सबसे पहले तंजानिया जो कि होस्ट कंट्री है जो इसकी मेज़बानी कर रहा है। इसके अलावा जो और देश हैं कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, केनिया, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशल्स और दक्षिण अफ्रीका। तो ये 10 अफ्रीकी देश हैं और एक तरफ भारत है। तो ये भारत का इन 10 अफ्रीकी देशों के साथ संयुक्त नौसेना अभ्यास है। इसमें भारत की तरफ से कौन कौन नेवल शिप्स जो है भाग लेंगे? तो INS चेन्नई, INS केसरी और INS सुनैना, ये तीनों हम लोग नाम याद रखेंगे। इस वर्ष के आयोजन में अभ्यास में ये भाग लेंगे। अगला न्यूज़ है ब्रिक्स की न्यू डेवलपमेंट बैंक से जुड़ने वाला 9वां देश जो है इंडोनेशिया बना है। तो 9वां देश जो है जो कि ब्रिक्स की जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उस न्यू डेवलपमेंट बैंक उससे जुड़ने वाला ये 9वां देश बना है। अब थोड़ा सा हम लोग न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में जान लेते हैं। तो ये कब शुरू किया गया था? तो ये 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेजा शहर में आयोजित जो 6वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन था उसके दौरान इस बैंक को स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। ध्यान रखेंगे 2014 में निर्णय लिया गया था और ये अस्तित्व में कब आया? 2015 में। मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन में। और इसका कार्य क्या है? तो उभरते बाज़ारों और विकासशील देश यानी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है उनमें बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को फंड करना या उन्हें विकसित करने के लिए ऋण प्रदान करना।
और अभी न्यू डेवलपमेंट बैंक की प्रेसिडेंट कौन है? तो दिल्मा रूसेफ। तो ये नाम हम लोग ध्यान रखेंगे। काठमांडू नेपाल में आने वाले मई महीने में 16 से 18 मई को पहला सागरमाथा संवाद का आयोजन किया जाएगा, जो क्या है? जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य थीम के साथ ये आयोजन किया जा रहा है। सागरमाथा संवाद ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, जो कि कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। अच्छा, ये क्या है? तो ये एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से नेपाल जो है वैश्विक स्तर पर पहाड़ों के लिए आवाज़ उठाने की योजना बना रहा है। अब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी क्या है? माउंट एवरेस्ट है, हम सभी जानते हैं, जो कि कहाँ है? जो कि नेपाल में स्थित है और उसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। और माउंट एवरेस्ट नेपाल और चीन ये जो माउंट एवरेस्ट है जो कि सबसे ऊंची चोटी है, वो नेपाल और चीन के द्वारा प्रशासित या चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र की सीमा पर स्थित है। इसलिए इसे तिब्बत में इसे चोमोलुंगमा कहा जाता है और नेपाल में इसे सागरमाथा कहा जाता है। तो इसी से संबंधित ये सागरमाथा संवाद है। तो इस तरह हमारा आज का ये सेगमेंट जो है ख़त्म हुआ। और मैं एक बात आपको बताता चलूँ कि मैंने कोशिश किया है कि वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करके थोड़ा कम ही रखूँ, इसलिए मैंने इस वीडियो को निर्णय लिया है कि 2 पार्ट में किया जाए, ताकि आप लोगों को भी आसानी हो, आप लोग भी इसको सही तरीके से देख सके, समझ सके, पढ़ सके। तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो ख़त्म करता हूं, और मैं जल्द ही कोशिश करूंगा कि इसका अगला पार्ट जो है, जिसमें जो बाकी का जो सेगमेंट रह गया है, क्योंकि इस दो सेगमेंट ने ही काफ़ी सारा समय ले लिया है, तो इसलिए मैं इसका अगला सेगमेंट जो है अगले वीडियो में पार्ट 2 में अपलोड कर दूंगा। तब तक के लिए आप सभी से मैं इजाज़त चाहता हूँ। आप सभी साथियों को एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।